मिलिट्री कोर्ट्स के भी बेग साहब खबरें हैं कि कुछ ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं और फैसले सिर्फ इसलिए नहीं सुनाए जा रहे क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आया है कि जो बेगुनाह हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाए ईद से पहले। आपको लग रहा है कि ये अब 1 साल मुकम्मल होने वाला 9 मई को, उससे पहले ये सारे केसेस कंक्लूड हो जाएंगे या कम से कम ज़्यादातर उनमें से हो जाएंगे? देखिए, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है इसकी समझ ही नहीं आई। ये अदालत है क्या है कि जी जो बेगुनाह है, भाई ट्रायल आपने रोके हुए हैं, उस बेचारे का ट्रायल होगा तो साबित होगा गुनाहगार है या बेकसूर है। मतलब इस ऑर्डर की मुझे सुप्रीम को हाईएस्ट कोर्ट इन दिस कंट्री कह रही है कि जी गुनाह वाले को पकड़ लो और गुनाह भाई ट्रायल होने दोगे तो आगे चलेगा ना काम। एक बात। दूसरी बात ये है नहीं, लेकिन बेग साहब इसमें मेरा ख्याल ये है कि कुछ ट्रायल तो चले हैं ना शुरू में, वो तो फिर बाद में जब डिसीजन आया था उसके बाद रोका गया था, उससे पहले तो कुछ अरसा चले हैं। नहीं जी, ट्रायल रुक गए थे। जो कोर्ट्स बनी थी वो मेरे ख्याल में प्रोसीड आगे नहीं कर सकी जब ये स्टे ऑर्डर आ गया। ये देखें, किसी को भी अगर आपने सजा या उसको बरी करना है तो उसका थॉरो ट्रायल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बंदा नहीं है, ये मजमे थे, मजमे में बहुत से लोग थे, उनका अपना अपना एक कैरेक्टर था या किरदार था। तो ये इजी मसला नहीं है और मैं इस हक में हूं कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और मैं इस हक में भी हूं कि जिन्होंने इनको इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया वहां पहुंचाने के लिए, उन जगहों पे इंस्टॉलेशंस पे हमले के लिए, उनको तो हमने मिल मिला के उनके गलों में तहरीके इस्तेकाम का मफलर डाल के उनको तो हमने सबको छोड़ दिया। और जो गरीब पकड़े गए हैं उनका कोई हाल नहीं है। अब देखिए, आप सजा दें या उसको बरी करें, लेकिन इतनी लंबी जेल एज ए हवालाती नहीं होनी चाहिए। ट्रायल में इतना डिले नहीं होना, ये सुप्रीम कोर्ट को पहले सोचना चाहिए था। अभी आप फैसला दें ताकि उन बेचारों को यह सजा हो या वो बरी हो। वो गरीब लोग हैं, वर्कर हैं, लीडर तो कोई 1-2 ही हैं बीच में अंदर, बाकी सब तो इस्तेकाम में शामिल होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब पतली गली से निकल गए। सेकंड चीज है जिसकी, देखिए लेडीज के बारे में कहा जाता है सोशल, मैं भी समझता हूं कि वो पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो क्रिमिनल लोग नहीं हैं। जो 9 मई को उन्होंने किया, जिन लोगों ने इंस्टिगेट किया, जो 9 मई के वाकयात थे, उसमें रायत नहीं होनी चाहिए। स्टेट इंस्टीट्यूशन पे जब आप हमला करते हैं और इस तरीके से करते हैं तो उसकी सजा तो जरूर होनी चाहिए। लेकिन इतना लंबा हवालात में रख के ट्रायल नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का स्टे चलता रहा, अभी 4, 5, 6 महीने कब तक आप स्टे पे उनको जेल में रखेंगे? वो तो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर स्टे था, बाकी जगहों पे भी आप देखें ना, लाहौर में भी जो खवातीन थी कारकुनान 10-10 महीने पड़ी रही हैं, एक मुकदमे से फ्री होती हैं, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार और उनकी बेल तक नहीं होने दी गई है। तो ये सारे ने वाकई जो आप बात कर रहे हैं कि वो तो इस सारी चीज़ को ही फिर वो कर दिया, सस्पिशियस कर दिया कि बगैर ट्रायल ही लोगों को 10-10 महीने वैसे ही जेल में गुजारने पड़ गए। ये देखिए, ये जुल्म है। और एक खातून की जो मेरे ख्याल में मॉडल थी, डिज़ाइनर थी, गार्ड नोस क्या थी, वो खतीजा शाह। जी डिज़ाइनर है। मैं दुबई जा रहा था तो मैंने देखा वो मेरे वाले प्लेन में थी, तो दुबई तक। तो मकसद ये है कि उसकी कॉल अमेरिका के बहुत हाई अथॉरिटी से आ गई, उसको रिलीज मिल गया। अब ये जो बेचारे पड़े हुए हैं वर्कर, इनका तो शायद अमेरिका में कोई नहीं। खान साहब के लिए भी अमेरिका से कॉल आ रही है, तो खान साहब को चाहिए अपने वर्कर के लिए वहां से भी कॉल करवाएं, शायद इन गरीबों की भी जान छूट जाए। ठीक है, उन्होंने भी बड़ी देर, वैसे खदीजा शाह ने भी जेल में रही हैं और वो तो बेचारी बलूचिस्तान पहुंचा दिया था उनको। नहीं, इस जुर्म की सजा तो बहुत सख्त होनी चाहिए जिन्होंने ये हमले किए हैं। इसमें तो मैं बिल्कुल, मेरा मौकफ क्लियर है कि इनको सजा हुए बगैर छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन लीडरों को जो छोड़ा है वो गलत है। बेग साहब, इस दफा कौन बचाएगा ट्रेडर्स को? और फिर ये भी हम देख रहे हैं कि मीनवाइल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस कर रही हैं गवर्नमेंट, लेकिन इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अपनी भी खर्चे हम नहीं देख रहे कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा हो हुकूमती अखराजात में भी, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि टफ शराइत, तो ये कैसे मैनेज होगा? अच्छा जी, पहली बात तो मैं इकोनॉमिस्ट या इकॉनमी में मुझे इतना अबूर नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस है कि जब भी आपका घर है, शुरू में आपके खर्चे कम होंगे, नेचुरली बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तो खर्चे बढ़ जाते हैं। मेरी बेसिक सोच यही है कि आप अखराजात कम करने के बजाय इनकम बढ़ाइए। इनकम बढ़ाने से ही तरक्की आती है। ये नहीं होता कि आप
इलेक्ट्रिसिटी जलाई ना तो नेचुरली बिल नहीं आएगा, लेकिन आप अंधेरे में रह सकेंगे। तो मकसद ये है कि इस मुल्क को रोशनी चाहिए, इस मुल्क को तरक्की चाहिए, इसकी यूथ को। मैं वर्ल्ड बैंक का सर्वे पढ़ रहा था, बहुत ही खौफनाक है। हमें कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन चाहिए इस मुल्क के लिए, जिससे हम इस गर्दाब से निकल सकें। ये वही पॉलिटिशियंस हैं, वही असम्बलीज हैं। मैं 30 साल से इन्हीं के चेहरे, इन्हीं के नाम, इन्हीं लोगों को देख रहा हूँ। लेकिन लोग तो शायद तरक्की कर गए हों, लेकिन एज ए पाकिस्तान, एज ए मुल्क, एज ए सल्तनत हम डूब चुके हैं। तो इकॉनमी को बेहतर करना, अगर आप अभी इस लॉट से या जो लोग हैं इस वक्त मौजूद, उनसे अगर आप तवक्को रखें तो मेरा ख्याल में मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर ये कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, पिछली लॉट भी पसंद नहीं आ रही थी बेग साहब आपको, अभी ये वाली लॉट भी पसंद नहीं आ रही, तो कहाँ से लेके आए लॉट? पीटीआई की दौर में भी हम शायद आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, आपको शायद लोग इंपोर्ट करने पड़ेंगे। पाकिस्तानियों का तो यही हाल है जो आपके सामने है। अभी इस मार्केट में यही लॉट अवेलेबल है। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस नहज पे अब आपका मुल्क खड़ा है, ये आपका लास्ट चांस है। अगर ये गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करती और ये सारा जो आपको जो कह रहे हैं, हम सारे एक पेज पे हैं और एक पेज के बावजूद भी अगर आप इस मुल्क को गर्दाब से नहीं निकालते, लोगों को देखें, ये कोई तकरीबन पाकिस्तान में एक दिन में आपको कोई 2-2.5 अरब रोटी चाहिए खाली इन लोगों को खिलाने के लिए। अभी तो फिर कुछ सोसाइटियों ने हाथ अभी फैलाए नहीं है, अभी कुछ गंदम हो रही है। जिस दिन आपको रोटी नहीं मिलेगी, बेसिक चीज रोटी है, वो ना मिली तो ये आप देखिएगा इस मुल्क का हाल क्या होता है। तो इनको आज नहीं, अगले 100 साल के लिए सोचना है। ठीक हो गया। नहीं, देखें, एज ए नेशन आपको सोचना पड़ेगा। जिनके जो डिसीजन मेकर हैं उनको वंस फॉर ऑल ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हमारे आने वाली जो नस्ल है, आज से 50 साल बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, उसको अगर आप तस्वर कर लीजिए, जहन में ले आइए, तो आप, मेरा ख्याल है आपको नींद नहीं आएगी उसके बाद। लेकिन बेग साहब, पहले हम बहुत ज़्यादा ये तनकीद सुना करते थे उमर अता बंदयाल साहब के दौर में। बहुत से आम मामलात पर हर कोई ये डिमांड कर रहा होता था कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, लार्जर बेंच बनना चाहिए। लेकिन अब जब इतना एक सीरियस मैटर है, और जो आपने बात की कि अगर कोई इसमें ऐसी चीज़ है कि जी जजेस ने किसी वजह से ये ख़त लिखा है, किसी एजेंडे पर लिखा है, अगर ऐसा भी है तो तब भी इवन फुल कोर्ट बनता तो उसमें भी ये चीज़ उन्हीं को ही साबित करनी होती, तो सामने आ जाता मामला। आप नहीं समझते कि फुल कोर्ट बनाकर या कोई और लार्जर बेंच बनाकर इस चीज़ को अपने हाथ में अगर चीफ जस्टिस रखते, जजेस यानी जुडिशरी अपने हाथ में रखती, तो उसका ज़्यादा एक बेहतर तासुर जाता, ना कि एग्जेक्टिव के हाथ में ये मामला दे दिया जाता? देखिए, उन्होंने बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट से कहा कि आप कमीशन बनाएं। वो शायद अपने पास नहीं रखना चाहते, क्योंकि डिवीज़न अभी भी है कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सारी जो कोर्ट्स हैं। मकसद ये है कि जो मेरा एनालिसिस है, पाकिस्तान के अंदर अदारे और चीज़ें थोड़ी सी बिखर रही हैं और बिखर चुकी हैं, और इसी वजह से आपके मुल्क के जो हालात हैं वो देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर के देख लीजिए, इंसाफ के देख लीजिए, अदालतों में क्या हालात हैं। जिस तरीके से आप केसेस को हैंडल करते हैं वो दुनिया में कहीं मिलता नहीं। इसीलिए ये जो 138 नंबर है वो मजाक नहीं है कि हमसे नीचे शायद 2 ही और हैं। तो मकसद ये है कि आपने अपनी सलाह खुद करनी है। आप इसको कमीशन बनाएं या अपने पास रखें। मकसद ये है कि ये जो इल्ज़ामात लगे हैं इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसका क्लियर कट फैसला पब्लिक के सामने आना चाहिए। अगर वो साबित कर देते हैं कि ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे तो बिल्कुल मेरी राय में आना चाहिए, और अगर नहीं कर रहे थे और इनके पास कोई सबूत नहीं है, हेर से के ऊपर केसेस नहीं चलते। आपने कह दिया कि जी फलां हो गया तो केस तो नहीं चलेगा, केस सबूत मांगता है। तो अगर नहीं है तो फिर इनको टास्क किया जाए, इनको फारग किया जाए, इनको बताया जाए कि आप इस तरीके की बात इतने नेशनल लेवल पे नहीं कर सकते।